Good morning, class 11. Today, this is our first lecture of economics, and the first chapter is concept of economics and significance of statistics in economics. तो हम आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स. आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स है क्या. इकोनॉमिक्स होता क्या है. तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ साइंस दैट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जो तो इकोनॉमिक्स है क्या. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो स्टडी करता है वो साइंस हमारा इकोनॉमिक्स होता है. अब इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं. देखो, whenever we are talking about economic problems, तो we must understand certain things. There are certain consumer behavior, there are certain things that is called consumption, investment, production. तो these things should be clear to you. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड किससे होती है. कंज्यूमर बिहेवियर से होती है. अब आपको पहले कंज्यूमर को समझना पड़ेगा. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या. बेसिकली देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू यूज और यू कंज्यूम फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर नीड्स एंड वांट्स. तो उन नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं कुछ चीजों को. तो कंजम्पशन के लिए आपको चीजें कहां से मिलेंगी, प्रोडक्शन से मिलेंगी. प्रोडक्शन कहां से होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा. तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं. डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है. तो इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्राइसिंग होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं. उन सब का जो स्टडी होता है दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स. तो आज हम इसी चीज को पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स है क्या. इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that basically study the economic problems. तो वो साइंस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है वो इकोनॉमिक्स होता है. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको समझना होगा हु इज कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है आपका. कंज्यूमर क्या होता है. अ कंज्यूमर इज वन who consumes goods and services. एक कंज्यूमर कोई भी वो हो सकता है जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर डिमांड्स, अपनी जरूरतों को, वांट्स, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. कंज्यूमर कौन है. who consume the things, who consumes goods and services for the satisfaction of his needs and wants. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो चीजों को कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. अब नेक्स्ट है कंजम्पशन. अब कंजम्पशन क्या है. व्हाट इज, देखो कंज्यूमर से हमारा क्या वर्ड बना, कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या होता है हमारे पास. कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. इसका मतलब क्या हो गया. एक कंजम्पशन क्या है, एक प्रोसेस है. क्या है वो प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. अगर सपोज मैंने ये शर्ट पहनी हुई है तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग the utility value of this shirt. That is means I am consuming this particular shirt. Consuming से मतलब खाना नहीं होता, उसको यूज करना होता है. अगर फूड की बात करें तो वहां पे कंजम्पशन क्या है हमारा, खाना. उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर गुड्स, इट मे बी कंज्यूमेबल्स, ड्यूरेबल गुड्स और सम अदर काइंड ऑफ गुड्स. आपने शर्ट, शूज, पैंट और आपने ज्वेलरी या आपने कोई अपने घर पे कोई सामान, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड लिया, सपोज फैन, मशीन, कलर टीवी और व्हाटएवर यू यूज, वो सब क्या है हमारा, यू आर कंज्यूमिंग, यू आर यूजिंग द वैल्यू, यू आर यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू. और वो हमारा क्या होता है, कंजम्पशन होता है. सो दैट यू कैन सेटिस्फाई योर नीड्स. अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को ज्यादा क्या कर सके, कंफर्ट दे सके. तो ये हमारा कंज्यूमर क्या हो गया,
जो कंज्यूम करता है, क्या करता है, जो कंज्यूम करता है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। कंजम्पशन क्या है, टू टेक द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द डायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट नीड एंड वांट्स। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो यूटिलिटी वैल्यू आप लेते हैं किसी चीज की, वो हमारा कंजम्पशन हो गया। अब आगे चलते हैं, हु इज अ प्रोड्यूसर। अब देखो कंज्यूमर तो हो गया, कंजम्पशन तो हो गया, अब आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगी वो कहां से मिलेगी, वो आपको मिलेगी प्रोड्यूसर से। कहां से मिलेगी, प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर कौन है, हु इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को समझने के लिए आपको समझना होगा, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। तो प्रोड्यूसर कौन है, द वन हु प्रोड्यूस और सेल, जो प्रोड्यूस करता है या सेल आउट करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट इनकम, पैसा कमाने के लिए जो प्रोड्यूस करता है या सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब इसके बाद प्रोड्यूसर से एक वर्ड बनता है प्रोडक्शन। व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारा होता क्या है, जैसे कंज्यूमर से कंजम्पशन होता है, ऐसे ही प्रोड्यूसर से एक वर्ड होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड। प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है। These things become useful as they acquire utility value in the process of production। देखो होता क्या है, कोई भी चीज हमारे मतलब की तब होगी तब उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू हो, और यूटिलिटी वैल्यू आती कहां से है, प्रोडक्शन से आती है। अब हाँ आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो मैंने शर्ट पहनी है, आप जो क्लोथ्स पहनते हैं, ये किससे बनता है, फाइबर से बनता है। जो फाइबर है दैट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी वैल्यू फॉर अस। फाइबर की कोई यूटिलिटी वैल्यू हमारे लिए नहीं है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इट विल कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ। जो फाइबर को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, क्लॉथ में, तो प्रोडक्शन उसमें क्या ले आया, एक यूटिलिटी वैल्यू लेकर आया जिससे वो कन्वर्ट हो गया क्लॉथ में। और क्लॉथ की एक यूटिलिटी वैल्यू होती है हर किसी के लिए, व्हाटएवर क्लॉथ दे वांट टू मेक इट दे कैन मेक। जो उससे बनाना चाहते हैं वो उससे बना सकते हैं। तो यूटिलिटी वैल्यू कहां से आती है, प्रोडक्शन से आती है। तो अब हमने चार चीजें पढ़ ली, कंज्यूमर क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है। तो अब आगे जो आता है वो आता है हमारे पास सेविंग्स। व्हाट इज सेविंग। अब सेविंग क्या होती है, देखो होता क्या है, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग वो हिस्सा होता है हमारी इनकम का जिसको हम बचा लेते हैं, जिसको हम सेव कर लेते हैं, जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, जिसको हम एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं करते, यानी जिसे हम खर्च नहीं करते, वो हिस्सा हमारी इनकम का सेविंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अर्न 100 रुपीज इन ए पर्टिकुलर मंथ एंड स्पेंड 50 रुपीज आउट ऑफ इट। सपोज आपने 100 रुपए कमाए इसी महीने में और 50 रुपए आपने खर्च कर दिए, देन 100 माइनस 50, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। तो अर्निंग यानी इनकम का वो हिस्सा हमारा क्या हो गया, जो हमारी इनकम है, जो अर्निंग है, 100 में से हमने अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया 50, तो हमारे पास सेविंग्स कितनी हो गई, 50 रुपीज हमारी सेविंग्स हो गई, बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम अवर टोटल इनकम। तो हमारे पास वो पार्ट क्या बच जाता है, हमारा सेविंग्स का बच जाता है। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। What is investment? Investment is the expenditure on consumption. Investment is the expenditure. Investment is the expenditure by the producer on the purchase of such assets which help to generate income.
किसी भी प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन पर किया जाने वाला खर्चा जो जनरेट करता है इनकम को, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई लैंड खरीदी, तो ये हमारा क्या होगा? लैंड से या मशीनरी से क्या होगा? वी विल जनरेट इनकम इन फ्यूचर। उससे हमें क्या आएगा? रिटर्न निकल के आएगा, उससे हमारे एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसको सेल आउट किया, तो वहां से हमारी इनकम जनरेट हो गई। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द असेट्स टू जनरेट इनकम। क्लियर हो गया? तो इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे होते हैं, वहां से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, खाली हमें क्या मिलता है? वी गेट अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, वी गेट अ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम खर्चा करते हैं, उससे फ्यूचर में हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। हमें क्या मिलती है? इनकम जनरेट होती है। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छे से समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के ना 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ऑफ economics. There are 3 main component of economics. The first one is consumption, the second one is production and the third one is distribution. तो consumption का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Consumption means when someone consumes goods or services to satisfy its needs and demands. अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारा कंजम्पशन होता है। तो पहला हमारा कंजम्पशन क्लियर हो गया आपको। उसके बाद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स एंड प्रोवाइड इट्स अ यूटिलिटी वैल्यू। और उसे किसको? उस रॉ मटेरियल को और क्या प्रोवाइड करते हैं? हम एक यूटिलिटी वैल्यू देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, there are 2 different things. Whatever we are producing, that should reach to the consumer or the customer so that the consumer can consume it. तो प्रोडक्शन आपने कर लिया, अब आगे क्या करना है आपको? You have to make it reach to the customer. आपको क्या करना है? इसकी रीच करनी है कहां तक? अपने कस्टमर तक, so that he or she can consume it. अगर ये प्रोडक्शन वाला जो आपने जो प्रोड्यूस किया है, जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है, अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, देन इट विल नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, इट विल नॉट सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, क्योंकि वो उसको मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? कि व्हेन यू आर मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, तो वो प्रोसेस जिसमें आप प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस हुई यूनिट्स हैं, जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, जो आपने बनाया है, उसे आप कहां तक पहुंचा रहे हैं? एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो समझ में आ गया इसमें? तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक की। तो तीनों कंपोनेंट समझ में आ गए। कंजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्टैटिस्टिक, STATISTICS, स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक है क्या हमारे पास? बेसिकली statistics is basically
द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो किसी भी चीज का जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो किसी भी चीज का, चाहे वो कंजम्पशन का है, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, किसी भी इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटी का, व्हाटएवर एक्टिविटी यू डू, किसी भी तरीके की एक्टिविटी का जो स्टैटिस्टिक है वो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगा, दैट विल बी अ डेटा इन द न्यूमेरिक form. For example, if we are talking about the data related to a particular company, how many people are working, what is the profit of that particular company, how much unit the company is producing, what number of product the company has produced in a particular month or particular year. तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है हमारा, वो न्यूमेरिकल डेटा, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा जो है वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, जिस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या होता है ये। नेक्स्ट है हमारा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द, होता क्या है कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक के। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा आर एज फॉलोज। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला होता है हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। यहां पर क्या है, एग्रीगेशन होता है, सम होता है, एक पर्टिकुलर हम क्या लेते हैं, उसको एग्रीगेट कर लेते हैं, बिकॉज एक सिंगल नंबर कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। किसी एक पर्टिकुलर नंबर से आप कुछ नहीं बता सकते। यू रिक्वायर्ड अ सीरीज ऑफ डेटा। आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर सीरीज चाहिए डेटा की, एक पूरा बिहेवियर आपको पता लगना चाहिए कि हाउ द पर्टिकुलर थिंग इज डूइंग, कैसे कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है, काम कर रही है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कैसे, अगर सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी ने 2006 में 200 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया, तो इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी। आपको पता होना चाहिए कि 2005 में क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो आपको कम से कम 2-3 साल पहले और 2-3 साल बाद तक का एग्रीगेशन आपको पता होना चाहिए, so that you can predict or you can analyze something। उससे आप कोई वैल्यू निकाल सके, उससे कोई आप कंक्लूजन निकाल सके। तो सिंगल डेटा will not give you any kind of conclusion। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीगेशन होता है डेटा का। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और बिग, रिच और पुअर एक्सेट्रा आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, 1 2 3 4 500 2000 lakhs crores, whatever the value it consists। कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिग और स्मॉल, क्योंकि हम उसमें कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर बिग, one is 100 and one is 150, both are big, but you cannot compare big to big। You can compare 100 to 150, you can compare 100 to 110, 120, 130, 150, but you can't compare big, small, poor or rich। So there should be a clear number so that you can analyze a particular things। आप क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर थिंग को एनालाइज कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा तो आप एनालाइज कर पाएंगे, अगर वो क्वालिटेटिव होगा तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अब इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, इसको जो इफेक्ट करते हैं वो बहुत सारे कॉज करते हैं। कौन कौन से, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इफेक्टेड बाय वन सिंगल फैक्टर। किसी एक सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता,
but are influenced by many factors. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would lose all their significance. For instance, 30% rise in prices may have been due to several causes. किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसमें खाली एक फैक्टर नहीं होगा, देयर में भी सर्टेन फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर उसमें हो सकते हैं जब उसका कोई पर्टिकुलर प्राइस हाइक होता है. Like production in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. तो ये बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Next है reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept. जब हम कोई भी डेटा लेते हैं that should be accurate. अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपका जो कंक्लूजन होगा, जो प्रेडिक्शन होगा, that should not be correct. वो कैसा नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा. So all the things, whatever analysis you do, you will do on the basis of data provided. जिस डेटा आपको मिलेगा उसी पर तो आप कैलकुलेशन करेंगे. If that data is not correct, there will be no accuracy. तो जो हम डेटा लेते हैं that should be accurate enough. Next है placed in relation to each other. Such numericals alone will be called statics as are mutually related and so comparable. जो डेटा है वो म्यूचुअल होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, दैट शुड हैव अ रिलेशनशिप विद अदर, उसका दूसरी चीजों के साथ रिलेशन भी होना चाहिए. अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. जब तक उसका कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक हम उसे स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल लिया जैसे राइज इन प्राइस. अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं. वी कैन रिलेट दैट हाइक फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे टैक्स इंक्रीज हो गया, वेज इंक्रीज हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम उसे रिलेट कर सकते हैं. देन ओनली वी विल से इट स्टैटिस्टिक. नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस. स्टैटिस्टिक्स में जो हम डेटा लेते हैं उसका एक पर्पस होता है. पर्पस क्या है? सो दैट वी कैन एनालाइज, वी कैन फाइंड आउट द परफॉर्मेंस. स्टैटिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. जो हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका एक प्री डिटरमाइंड पहले से एक पर्पस होता है. एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक. अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव तो वो केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट विल नॉट बी स्टैटिस्टिक. सपोज you are taking some data from a particular organization and you want to find out the efficiency. You are having a purpose because you want to find out the efficiency. अगर आपने efficiency find out करने के लिए वो डेटा लिया, then you are having an objective, it will called as statistic. लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, you just take some data from any organization and can make some calculation, there is none of use. उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा. जब उसका कोई यूज नहीं होगा तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, that will be only a numerical value. नेक्स्ट क्या है? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. स्टैटिस्टिक may be collected by एन्यूमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड. हम क्या करते हैं? उसका एस्टिमेशन करते हैं, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन मे बी हेल्पफुल. For example, 1 lakh people attended the rally addressed by the Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. These statistics are based on estimation. As against it, if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate. For example, it can be verified by enumeration whether 20 students are present in the class or 10 workers are working in a factory. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एन्यूमरेटेड करते हैं, एन्यूमरेट करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है. then only if you are following that particular scientific method, then you will find some accuracy in that particular thing. Statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan must be prepared. No conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard. अगर आप ऐसे ही कोई डेटा कलेक्ट करेंगे विदाउट साइंटिफिक मेथड के, विदाउट प्लानिंग के, तो उससे जो रिलेशन मिलेगा वो that will not be accurate, that will not be helpful. वो तो बेकार होगा. For instance, data regarding the marks secured by the students of a college without any reference to the class, subject, examination or maximum marks etc. will lead to no conclusion. अगर हम बिगर क्लास के, बिगर मैक्सिमम मार्क के, बिगर सब्जेक्ट के किसी स्कूल का डेटा उठा लें
तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर 50 स्टूडेंट इन योर क्लास, ना हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स काउंट कर रहे हैं, हमने कुछ देखा ही नहीं, बस हमने डेटा उठा लिया, ये भी नहीं पता वो कौन से सब्जेक्ट का है, एक का हिंदी का ले लिया, एक का इंग्लिश का ले लिया, एक का मैथ का ले लिया, अकाउंट्स का ले लिया, तो हम उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दैट शुड बी प्री डिटरमाइंड, हमें पहले से उसका एक ऑब्जेक्टिव पहले से पता होना चाहिए, एक साइंटिफिक मैनर, एक सिस्टमैटिक वे उसका होना चाहिए, देन ओनली द डेटा विल बी यूजफुल। आगे बच्चों स्कोप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इससे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरा नंबर है 9871331793। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।